हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट। माई सेल्फ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ। ये हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की क्लास सेकंड है। अगर आप पूरी वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आपके कई टॉपिक जो है क्लियर हो जाएंगे, लाइक बुद्धि के बारे में, वाइगोस्की का सिद्धांत, वृद्धि एवं विकास, समाजीकरण और पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर कभी भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपके कभी भी गलत नहीं होंगे, बस शर्त कि आप अगर ध्यान से इस वीडियो को देखें तो। ऐसे ही अगर आगे प्रैक्टिस करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? मतलब कि संज्ञानात्मक विकास जो है हमारे संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा बढ़ता है? तो सबसे पहले, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन। देखो ये पहले ही गलत हो जाएगा, कभी भी क्वेश्चन में आवृत्ति शब्द आ जाए और परीक्षाओं का आयोजन, तो ये हमारा जो है नेगेटिव टैग वर्ड होता है। ये कभी भी हमारा सही नहीं हो सकता। हम कभी भी हमारा जो मोटिव है किसी भी चीज़ को बार बार दोहराने या परीक्षा लेने को प्रमोट नहीं करता है। सेकेंड ऑप्शन है, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। मतलब जो पहले चली आ रही थी पद्धतियाँ, उन्हीं गतिविधियों को हम आगे बढ़ाएं, ये भी हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए। तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं गलत है, ये भी गलत है। सी हमारा है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। राइट। एक बच्चे को कभी भी हमें अगर कुछ सिखाना है तो उनको एक समृद्ध, एक अच्छा और विविधतापूर्ण अलग अलग तरह का वातावरण उन्हें जो है हमें उपलब्ध कराना चाहिए। और डी क्या है, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर ध्यान देना। बिल्कुल नहीं, हमें हमेशा सहयोगात्मक को बढ़ावा देना चाहिए, व्यक्तिगत गतिविधियों पर नहीं ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो हमारा इसका आंसर जो पहले का होगा वो थर्ड होगा। एक चीज़ याद रखिए कि कभी पैडागोजी जब भी आप सॉल्व करें, आपका जो साइकोलॉजी होती है मेन, तो आप कभी भी अगर इसको सॉल्व करते हैं CDP को, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो बच्चा है, बच्चे को हमेशा केंद्र में रखें। मतलब कि कभी भी बच्चे की गलती नहीं होती है, आपको ही अपने मेथड्स में इम्प्रूवमेंट लानी होती है, बच्चे में सुधार लाना होता है, लेकिन बच्चे की आप गलती कभी भी नहीं निकाल सकते। बच्चे को केंद्र में, बच्चा जितना सक्रिय होगा वही आंसर जो है हमारा राइट होता है। तो ये ध्यान में रखकर करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मानव विकास डैश है। मानव विकास डैश है। एक होता है हमारा वृद्धि और एक विकास होता है। वृद्धि क्या होता है? वृद्धि जिसमें हमें दिखाई जो देती है, जैसे कि हमारे जिसको हम माप सकते हैं, जैसे कि हमारी हाइट में परिवर्तन हुआ, हम कितने केजी के हुए, हमारी हाइट कितनी सेंटीमीटर बढ़ी, तो वो क्या होती है? मात्रात्मक होती है, माप सकते हैं। लेकिन मानव विकास, जो विकास हमारे जो अंदर हो रहा है, जैसे हमारा सामाजिक विकास हो रहा है, हमारा मनोवैज्ञानिक विकास हो रहा है, तो हमारा संवेगात्मक विकास हो रहा है, तो ये हमारा क्या है? ये विकास जो है ये हमारा गुणात्मक है, जिसे माप नहीं सकते, लेकिन इसका हमें जो है हमारे व्यवहार में परिवर्तन दिखता है। तो जो मानव विकास है वो किससे संबंधित है? ये तो ना तो मात्रात्मक भी हो सकता है, गुणात्मक भी होता है। कुछ सीमा तक अमापनीय है, ये गलत है। तो हमारा जो है मानव विकास किससे संबंधित है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। डी आंसर सही होगा। थर्ड है, प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्राकृतिक पोषण, प्रकृति से संबंधी, मतलब जो प्राकृतिक तौर पे, मतलब अनुवांशिकी और पोषण, मतलब कि जो हमें वातावरण मिल रहा है उसमें हमारा पालन पोषण होना। तो इसका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक पोषण विवाद जो है निम्न किससे संबंधित है? ये हमारा अनुवांशिकी और वातावरण से। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्या है, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? देखो समाजीकरण समाजीकरण जो है हमारे कहाँ कहाँ पे संभव हो सकते हैं। सबसे पहले जो है बच्चे का एक समाजीकरण जो मुख्य तौर पे होता है वो कहाँ पर होता है? परिवार। समाजीकरण परिवार में होता है, जहाँ पे बच्चा जो है एक दूसरे से अंतःक्रिया करता है और वो सीखता है। तो सामाजिक अंतःक्रिया करता है, लोगों से बातचीत करता है और अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, तो उसका विकास होता है। तो सामाजिकरण जो है सबसे पहला कहाँ पर होता है? ये हमारा जो है परिवार में। और देखते हैं फिर इसमें देखिए स्वास्थ्य क्लब, बिल्कुल जो हमारा स्वास्थ्य क्लब है, मतलब कि जैसे योगा सेंटर, वहाँ पे भी हम जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा जो है समाजीकरण हो रहा है। परिवार में भी हो रहा है। इको क्लब बिल्कुल हो रहा है। समाजीकरण निष्क्रिय एजेंसी क्या है? डी क्या है? ये सार्वजनिक पुस्तकालय, जहाँ पे हम चुपचाप रहते हैं, हमें बात नहीं करना अलाउड होता है, तो हमारा जो है इसकी निष्क्रिय एजेंसी क्या होगा? सार्वजनिक पुस्तकालय। तो फोर्थ का डी। नेक्स्ट देखते हैं, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की जाती है? वाइगोस्की के सिद्धांत में सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक या भाषाई?
तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में कि जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है वो सामाजिक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया है। तो इसी को हम सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं भाषा पर भी बात की है। तो इनका कहना है कि भाषा जो है एक बच्चा कैसे सीखता है, सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखता है। तो इसके हिसाब से जो है क्वेश्चन आपका वाइगोत्स्की के सिद्धांत में कौन सा पहलू की उपेक्षा की जाती है, तो वो कौन सा होगा, जैविक। क्योंकि वाइगोत्स्की जो है सामाजिक की भी बात करते हैं, सांस्कृतिक की भी बात करते हैं और भाषा की भी बात करते हैं। तो याद रखिएगा कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है सामाजिक विकास का सिद्धांत है और इसको हम सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। और वाइगोत्स्की ने भाषा पर भी बात की है, भाषा के 3 तंत्र दिए हैं। तो इसके अंदर जो है उन्होंने बोला है कि सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा जो है बच्चा अपने भाषा का विकास करता है। आगे हम देखते हैं 6th क्वेश्चन। एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान, हाथ से सोचते हैं, आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं मतलब 1 साल तक के, तो वो उनका जो है क्या होता है, वो अपने इंद्रियों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शामिल होगा। बहुत जीन पियाजे के 4 स्टेजेस उन्होंने दिया है। सबसे पहला जो है इंद्रियगामक अवस्था है। तो ये हमारा 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, इंद्रियगामक अवस्था। तो इसमें जो है बच्चा जो है ज़्यादा कुछ नहीं समझ पाता, उसमें अपने आँख, कान और हाथों का ही प्रयोग करता है सोचने के लिए, और अनुकरण के द्वारा जो है ये कोई कुछ भी बोलता है तो वो अनुकरण करता है। तो ये कौन सी स्टेज हुई, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, मतलब गामक अवस्था। तो 6 का जो है हमारा सी हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है ये जो है 2 से 7 वर्ष की होती है। ये 2 से हमारी 7 वर्ष की होती है। और मूर्त संक्रियात्मक स्तर, जिसमें बच्चा जो है मूर्त रूप से तार्किक चिंतन करने लगता है। बच्चे के सामने कोई भी चीज़ वस्तु है तो उसको देखकर वो अपनी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करता है। तो ये हमारा जो है 7 से 11 वर्ष की हो जाती है। और चौथी अवस्था जो है हमारा 11 वर्ष से ऊपर की होती है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता या प्रतिक्रिया या सहयोग की नैतिकता। देखो यहाँ पर उसने बात की है कि वो ऋषभ से सहमत नहीं है, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियम में संशोधन, मतलब सबकी राय जानना जरूरी है। तो यहाँ पे सहयोग की नैतिकता, हमारा डी आंसर सही होगा। 8th क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्न का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। तो स्टर्नबर्न के बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत जो है स्टर्नबर्न ने दिया है। इन्होंने 3 बुद्धि बताई है। एक होती है हमारी व्यवहारिक बुद्धि, जिसे हम संदर्भात्मक बुद्धि भी कहते हैं, और एक होती है हमारी रचनात्मक बुद्धि, और एक होती है हमारी विश्लेषणात्मक बुद्धि। तो इसके आधार पर जो है हमारा कौन सा सही होगा, ए, क्योंकि ये प्रायोगिक गणितीय संसाधन पूर्ण बुद्धि की बात नहीं करते हैं। इन्होंने व्यवहारिक बुद्धि की बात की है, रचनात्मक बुद्धि की बात की है और विश्लेषणात्मक बुद्धि की बात की है। तो स्टर्नबर्न के 3 बुद्धि के 3 जो है कौन कौन से बुद्धि हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। सबसे पहले बुद्धि के बारे में किसने बताया था। तो सबसे पहले जो है बुद्धि के बारे में डेविड वेस्लर ने, बिल्कुल नहीं, अल्फ्रेड बीने, यस, अल्फ्रेड बीनर ने जो है बुद्धि के बारे में सबसे पहले बताया था। उनका कहना था कि बुद्धि जो है सबसे पहले जो समझने का प्रयास किया था वो दिया ही इन्होंने था, अल्फ्रेड बीने ने दिया था। इन्होंने कहा था कि बुद्धि केवल एक कारक नहीं है जिसको विशेष परीक्षण के द्वारा हम माप सकते हैं, बल्कि ये विभिन्न योग्यताओं की एक जटिल प्रक्रिया है जो अपने आप में ये काम करती है। तो जो बुद्धि के बारे में सबसे पहले जो जिसने बात की है वो वीने थे। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। ध्वनि संरचना का चिंतन करना, उसमें हेर फेर करना, सही धारा प्रवाह, जानना, समझना, लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। बिल्कुल नहीं। ध्वनि संबंधी जागरूकता जो है ध्वनि संचार पर चिंतन करना कि हम क्या सुन रहे हैं और उसमें हेर फेर करना। 10th का ए। 11th देखते हैं। 11th कक्ष में जेंडर, लिंग विभेद क्या है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता, शिक्षार्थियों के हंसोन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है,
और सी है पुरुष शिक्षार्थियों की वृद्धि उन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है। महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जा सकता है। कक्ष में जेंडर लिंग विभेद की बात कर रहे हैं, तो इसमें से आपका सबसे जो बेहतर आंसर होगा वो होगा शिक्षार्थियों के जो अगर हम लिंग भेदभाव करते हैं तो शिक्षार्थियों के हंसोन्मुख प्रयास और निष्पादन का कारण बन सकता है। तो 11th का हमारा बी होगा। आगे देखते हैं 12th जो है, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? चाक्षुष, संग्रहण, स्पर्श संबंधी, तथ्यात्मक। सबसे पहले जो है हमारी आंखें, जो हम देखते हैं वो सबसे पहले जो है सीखने की शैली में क्या होती है? हमारी आंखें। बाद में हम स्पर्श करेंगे और उसके तथ्यों को समझेंगे, संग्रहण करेंगे। तो सबसे इसका पहला आंसर क्या होगा? चाक्षुष। 13 का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है, कक्षा के कार्य को एकत्र करता है, उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है। मतलब कक्षा में ही वो कार्य उसने करवाया, फिर उसे एकत्र करके उसने पढ़ा और फिर उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो ये क्या कर रहा है? वो सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, या सीखने के लिए आकलन, या सीखने के समय आकलन? नहीं, सीखने के लिए आकलन कर रहा है। मतलब कि वो उसी टाइम उसने पहले पढ़ाया, फिर उनको देखा कि उस बच्चों ने क्या किया है, उनके कार्यों को एकत्र करता है और फिर पढ़ता है, फिर उसके अंदर देखता है क्या कमियां हैं, तो उन कमियों की उन कमियों को पूरा करने के लिए, मतलब उन कमियों को दूर करने के लिए जो है उनको दोबारा से उनकी आवश्यकताएं पूरी कर सके, इसलिए उनको दोबारा से समायोजित करता है। तो ये सब क्या कहलाएगा? सीखने के लिए आकलन। तो होप सो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं उन पर अधिक कार्य का बोझ होता है, क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी चाहिए। ये कहीं से भी आपका सही नहीं है। उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है, बिल्कुल नहीं। और शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, बिल्कुल नहीं। या अगला होगा हमारा व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, बिल्कुल। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, इसलिए जो है शिक्षक को विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है। 15 क्या है हमारा? ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? तो ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, ये हमारा, एक मिनट, हाँ, यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? तो आपका यहाँ पर पूछ रहा है कि ग्रेड, जो हमारा ग्रेड होता है वो अंक से कैसे अलग है? वह एक अपसारी है, बिल्कुल भी नहीं। वो विश्लेषणात्मक है, कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है कि ग्रेड जो है अंकों से कैसे अलग है। तो ये एक विश्लेषण का एक पूरा प्रक्रिया है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा बी। होप सो आपको समझ में आया होगा। और आपको अगर इससे कोई भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।